खबर में खुशामदीद। मेरे साथ आरमिद बड़ी साहब, मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, कुछ खबरें, कल बहुत अहम एक मुलाकात हुई। अभी उसके आउटकम के बारे में चहमगोइयाँ हो रही हैं, मगर कोई डेफिनेट बात सामने नहीं आई। इस पर हम बात करेंगे, क्या मुमकिन इसके नताइज हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट जमा नाअहली की कार्रवाई शुरू हो जाएगी या क्या सिलसिला होगा। जनरल बाजवा के खिलाफ कार्रवाई की बातें खुद हुकूमती पार्टी कर रही है। जवेद लतीफ़ साहब फरमा रहे हैं, जनाब हमारे वज़ीर कानून कह रहे हैं कि जनाब उनकी क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो भाई आपने करनी है, आप हुकूमत में हैं। IMF और मज़ीद गारंटीज़ मांग रहा है $3 बिलियन की। हमें सांस फूल गया अब तो उसकी, हमें शराइत भट्टी साहब पूरे करते करते। अच्छा भट्टी साहब, जो भी कल हुआ, ज़ाहिर है बड़े मिले हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पर। आप क्या समझते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है। सवाल मेरा आपसे ये है कि उसको तो आपने पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंचा दिया। कौन कौन और किस किस औकात के शख्स ने इतने बड़े इदारे पे बैठे हुए इतने लोगों के बारे में जो गुफ्तगू की, अब आपको कोई वापसी के रास्ते नज़र आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा देखें, मैंने गुजारिश की है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट अल्लाह ना करे दफन होगा, आइन दफन होगा, यहाँ मौजूदा हुक्मरानों की जिद। कल पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा हाईएस्ट डेलीगेशन मिला है मेरी इतलात के मुताबिक, मुबैना इतलात के मुताबिक। किसका डेलीगेशन बताइए प्लीज दोबारा। पाक फौज की एस्टेब्लिशमेंट का हाईएस्ट। हाँ वो ठीक है, मोहतरम DGISI मिले और DGMI सब आए भी नहीं हैं, वो बड़े अपराइट हैं, और वो सेक्रेटरी दिफा भी और DGMO भी थे, और MO ने बड़े अहम होते हैं। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक खासे लोग थे, लेकिन कुछ लोग अंदर गए। चीफ जस्टिस साहब और दीगर जज साहबान ने एक ही नुक्ता रखा कि 65 में कभी भी आज तक इलेक्शन मुलतवी नहीं हुए, तो इलेक्शन करवाना तो आईनी कानूनी जिम्मेदारी है। बात हुकूमत या अपोजिशन की नहीं, बात आइन की है। मेरी इतला के मुताबिक उस मुलाकात के बाद हुकूमती ऐवानों में थोड़ा सा मातम सा बिछा है, यानी कि वो इस मुलाकात के मुबैना नताइज क्या निकलते हैं, क्योंकि ना तो इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई मौक़िफ़ आया है। एक्सप्रेस की आज सुपर लीड भी है, मैं इसको कोड करता चलूँ, ना ही DGISPR की तरफ से आया है। लेकिन नहायत जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक रिलायबल सोर्सेज चीफ जस्टिस साहब और दीगर जज साहबान अभी तक स्टिल आइन के साथ हैं। उन्होंने बहुत सारे रेफरेंस दिए कि मादी में किन किन हालात में इलेक्शन हुए, क्योंकि मुबैना तौर पर एक प्रोग्राम में मैं और मोहम्मद मालिक साहब थे, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, तो उन्हें यकीन दहानी कराई गई थी उनके मुताबिक कि एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि हम गर्मियों में नहीं सर्दियों में दे सकते हैं। तो ये सारी बातें तफसीलात हुई हैं। इलेक्शन अगर 14 मई को नहीं होता तो फिर इलेक्शन होता हुआ नज़र नहीं आता। इमरान खां को एंगेज किया जा रहा है। इमरान खां के पजेब में भी कुछ कोठे सिक्के हैं कि किसी तरीके से डिले कराया जाए, और मैं आपको इमरान खां साहब के साथ PTI का हक है इसकी तरदीद करे। उनकी ताकतवर हलकों से राब्ते हैं कुछ लोगों के। इमरान खान साहब हर बात मानने के लिए तैयार है, आईनी कानूनी NRO नहीं देगा। और दूसरा वो कह रहे हैं जो डेट अनाउंस करनी है सुप्रीम कोर्ट करेगी, क्योंकि आइन है और हमने ना हमें लार्जर सुप्रीम कोर्ट को। तो मैं ये समझता हूँ कि इस हुकूमत के लोगों ने अपनी जो भी इनको कह लें, जो इनको दीवार के साथ लगा दिया है। मेरे साथ इस वक्त भट्टी साहब और सिद्दीक साहब मौजूद हैं, जो कि PTI के वकील भी हैं, और इस हवाले से जो है वो निशाना भी बनते रहते हैं। इनके घर पर जिस तरह हमला हुआ उसको हम कंडेम करते हैं। अदर सिद्दीक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। एक तो जाहिर है कि मुलाकात बड़ों की होती रहती है, वी शुड नॉट जंप इनटू कंक्लूजन्स। आप क्या समझते हैं अब जहाँ पे जिस मकाम पे हालात पहुँच चुके हैं, अब तो अदालत की प्रेस्टीज, इस रियासत की एग्जिस्टेंस, इसके सबसे तीसरे बड़े पिलर की अपनी जो एक उसकी इज्जत है, उसका मामला स्टेक पे नहीं है। आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया काजी साहब और भट्टी साहब। जो लफ्ज़ आपको याद है, जब ये पहली दफ़ा पटिशन आई तो जनाब चीफ जस्टिस उमर बिंदयाल साहब के वहाँ से आइन ने दस्तक दी है। इस वक्त आईने पाकिस्तान ने दस्तक दी अपने नफाज के हवाले से। आईने पाकिस्तान कामयाब होता है या चंद
गुंडों का, मैं लफ्ज बड़ा सोच समझ के कह रहा हूँ, गॉड फादरों का या सिजिलियन माफिया का, वो आप देख लेंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, यहाँ आइन का निफाज होना है और ये कंसेंसस है मेजॉरिटी ऑफ जजेस के, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की हद तक नहीं है, हाई कोर्ट के जजेस की हद तक भी इस बात का कंसेंसस है कि आइन के निफाज के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। वो यकीनन डिवाइड एंड रूल का एक पुराना प्रिंसिपल है, 1997 में भी किया इन्होंने और आज 2023 में आकर दोबारा दोहरा रहे हैं, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं होगा। वो एक माइनॉरिटी की तादाद में है और अगर अल्लाह ना करे जब आईने पाकिस्तान को बचाने की बात आए तो वो भी सारे इधर ही खड़े होंगे। इस वक्त जो एक आईनी जदोजहद चल रही है और ये जो हमें बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि 7 मेंबर बेंच, 9 मेंबर बेंच, 3 मेंबर बेंच, या जनाब हमने पैसे नहीं दिए, हम पार्लियामेंट में ले गए हैं, प्रिविलेज एक्ट है, ये कुछ नहीं है, सब पॉलिसी है। 10 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल जज ने फैसला दे दिया था, वो फैसला आज भी फील्ड में होल्ड करता है। और बाकी जो पता नहीं था, सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल पता था इस बात का कि इलेक्शन कमीशन भी इंटरेस्टेड नहीं है और ना ही वफाकी हुकूमत इंटरेस्टेड है। वफाकी हुकूमत ने सिर्फ पैसे देने थे और सप्लीमेंट्री ग्रांट के नाम पर इस मुल्क के साथ कितना खिलवाड़ा, और अरबों रुपए, नहीं उतना बड़ा बजट नहीं होता था जितनी सप्लीमेंट्री ग्रांट आती थी। सप्लीमेंट्री ग्रांट का क्या है, वो अमानत है पैसा आपके पास, जो बजट का पैसा है। अच्छा अदर साहब थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं। आप कह रहे आइन की हुक्मरानी है, हमारे जैसे भी लोग कहते हैं कि आइन आ रहा तो मुल्क नहीं चल सकता, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म अदूली नहीं हो सकती, लेकिन इसके बावजूद वज़ीर दाखिला कहते हैं मैं गारंटी देता हूँ 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, जितने जो जोर लगाना लगा ले। वज़ीर कानून भी यही कहते हैं कि इवन कि ये कहते हैं कि अगर स्टेट बैंक ने पैसे दिए और दिलवाने वाले दोनों सारी उम्र तरीके भुगतते रहेंगे, तो क्या ये मजाक है? आप जो फरमा रहे हैं आइन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो आइन को मानते ही नहीं। तो अगर ये इलेक्शन नहीं कराते तो किस किस के खिलाफ तौहीन अदालत या अदलिया मुबैना तौर पर कार्रवाई कर सकती है? जरा ये रहनुमाई फरमाएं। अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है भट्टी साहब आपका। सुप्रीम कोर्ट को अंदाजा था इस बात का कि ये जो हुकूमत है ये आइन के मुताबिक काम नहीं करेगी, इसलिए रूल्स ऑफ बिजनेस रख लें, मुतलका कवानीन रख लें और आइन पाकिस्तान को सामने रखते हुए कस्टोडियन जो है वो स्टेट बैंक है, जिसके पास ये पैसा सारा पड़ा हुआ है, अंडर दी स्टेट बैंक एक्ट है। फिर साथ सेक्रेटरी फाइनेंस को रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत, जो कि मिनिस्टर तो एक इंचार्ज है और वजीर आला, वजीर आजम का या काबीना का कोई कंसर्न नहीं है, इसलिए उन इंतजामिया के जिम्मे कहा था कि ये पैसा जो अमानत है हुकूमत पाकिस्तान के पास अवाम की, और अवाम के इलेक्शन के लिए ये पैसा लगना है, और ये पैसे का आगे ऑडिट क्या होना है कंसोलिडेटेड फंड के हवाले से। लोग अभी पिछले दिनों आपने बाई इलेक्शन नहीं देखे, बाई इलेक्शन का पैसा दिया है ना, और बाई इलेक्शन का पैसा वो ट्रांसफर हुआ है या बताया नहीं हुआ, इसी इलेक्शन कमीशन का हुआ है। तो अब जा बैठ गए और ये डिमांड सुप्रीम कोर्ट की रेज की नहीं हुई, ये इलेक्शन कमीशन ने रेज की है। और यही पैसे स्टेट बैंक को जब उन्होंने कहा तो उन्होंने अपना रिजर्व तो रख दिए, लेकिन ये पैसा ट्रांसफर नहीं किया, तो इन अदालत यहाँ भी होगी। फिर सेक्रेटरी फाइनेंस ने वो सारा रूट करने की बजाय कि वो पैसा ट्रांसफर कर देता, और ऑर्डर में ये लिखा है ये करके उसके बाद अप्रूवल लेनी, होता यही है कि आप सप्लीमेंट्री ग्रांट या बजट का पैसा खर्च कर लेते हैं, फिर आप बजट में पेश करते हैं। तो यहाँ पर आकर काबीना भी आ गई कसूरवार, यानी आर्टिकल 4 और 5 तोड़ना और हलफ तोड़ना। अच्छा अजहर साहब थोड़ा सा मैं बीच में इंटरजेक्ट माफ कीजिएगा। अभी ये तो इलेक्शन 14 मई दूर है, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को फ्लाउट किया गया है, अभी इमीडिएटली क्या आपकी पार्टी जा रही है या सुप्रीम कोर्ट खुद से कोई नाअहली जो है वो तो अब नविश्ते दीवार होनी चाहिए जो हुआ है, इस हवाले से कोई आपको पेशरफ्त होती नजर आती है? देखिए, इसमें इनिशियली वर्क हम कर रहे हैं, काम हमने कंप्लीट तकरीबन कर लिया है। हम सुप्रीम कोर्ट के फाइनल, अभी जो कि इंटरम ऑर्डर कर रही है सुप्रीम कोर्ट, अभी मौका दे रही है, और वो जो कि इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से मौका दे रही है, लेकिन यहाँ काबीना की तरफ से भी तौहीन अदालत कमिट हो चुकी है, और पार्लियामेंट का तो कंसर्न, पार्लियामेंट तो रोक ही नहीं सकती पैसे, पार्लियामेंट तो अमानत अमीन है,
और ये पार्लियामान में से कई अफराद जो है उस अपना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग की भीड़ चढ़ सकते हैं और कोई मुश्किल काम नहीं है। और जो कहा गया आर्टिकल 204 बड़ा ये दिख रहे कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की, जैसे कल नमीद कमर ने कहा कि हमारे पास भी प्रिविलेज है। अभी प्रिविलेज है, इस्तेहकाक का नाम है, इस्तेहकाक एक आम आदमी का है। प्रिविलेज मोशन लाए जो मर्जी करे, लेकिन आपके पास प्रिविलेज का कानून मौजूद नहीं है जो किसी को सजा देने के लिए, जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑर्डिनेंस 2003 है, आर्टिकल 204 मौजूद है कि जिसके अंदर प्रोसीजर पूरा प्रोवाइडेड है। तो ये जो करके बताने के लिए पार्लियामान को अदलिया के खिलाफ खड़ा करने की जो साजिश की जा रही है वो कारगर इसलिए नहीं होगी कि पार्लियामान की प्रिविलेज के हवाले से अभी वो उस तरह की ना कानून साजी है ना आइन में गुंजाइश मौजूद है। हाँ, अलबत्ता आर्टिकल 4 और 5 तोड़ने पे, हलफ तोड़ने के ऊपर और कल कंटेम्प्ट में अगर सजा हो जाए, यानी मैं दो तरह की बात कर रहा हूँ। एक तो मैं बराह रास्त कह रहा हूँ कि काबीना इन चीजों को जब ये वायलेट करेगी, जब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप ये वायलेट करना है तो फिर काबीना आपकी सारी फारग हो जाती है। दूसरी तरफ ये है कि आपने हुकूमतुल्ली की है, आपने ऑर्डर पे अमल दरामद नहीं किया, तो आपके अगेंस्ट कंटेम्प्ट आर्टिकल 204 और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 के तहत शोकाज होता है और आपको सजा वहां भी दी जा सकती है। अगर वहां वजीर आज़म नाअहल होते हैं, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी को 2012 में मैंने PhD 2012 सुप्रीम कोर्ट 774 में फारिग करवाया था 5 साल के लिए, तो ये अगर आज़ाद साहब ये रहनुमाई फरमाएं, मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर होते हैं, क्या आप समझते हैं कभी सिक्योरिटी का बहाना लगाया जा रहा है, कभी फिनांस का, तो क्या सुप्रीम कोर्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी तलब कर सकती है, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को किया गया था? हाथ तो उन्होंने नहीं लिखना था, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क के वो थे, तो इज इट पॉसिबल कि प्राइम मिनिस्टर को कॉल की जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? जी बिल्कुल, ऐसा ही मौका दिया जाएगा, उनसे एक्सप्लेनेशन ली जाएगी। यानी अब तो अगली बात तो जो है कि अभी जहां पर सब जगह हर्डल तो ये कर रहे हैं ना, आपकी काबीना कर रही है, तो इन सबको बुलाकर बिल्कुल पूछेगी। और पूछने के बाद अभी देखिए बड़े तहम्मुल से सुप्रीम कोर्ट हमारी चल रही है, तो हीन अदालत की कार्रवाई अभी फिलहाल फॉर द टाइम पे उन्होंने एक तरफ रखी है। इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से वो जा रही है और इम्प्लीमेंटेशन के हवाले सारा डाटा उनसे मांग रही है, सारी तफसीलात मांग रही है और ये शो कर रही है पॉजिटिवनेस। लेकिन लग यही रहा है कि ये कुछ शायद ज़हनी तौर पर नहीं तैयार है, तो फिर तैयार करें, फिर आप तो हीनी अदालत या बाकी प्रोसेस के लिए जितने भी चीज़ें आएंगी वो फेस करना होगी आपको। अच्छा देखें, अभी जिस तरह भट्टी साहब भी फरमा रहे हैं, देखिए अब जो हमें तो वैसे ही पिलर शामिल किए हो, हम तो आधा टूटा हुआ पिलर हैं जो साफ़ी हैं, मगर ये जो जिस तरीके से अगर हम इसको रेस्टोर नहीं करते तो फिर इस हमारे इस रियासत के पल्ले क्या रहता है? मुझे समझाएं ज़रा इस पे अदर सिद्दीक साहब। मुझे बात इतनी है कि एहसास ज़िया जाता रहा, इस मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, फाशिज्म है, डिक्टेटरशिप से भी बुरा दौर चल रहा है इस वक्त। आईने पाकिस्तान को आप बेतौकीर कर रहे हैं, जिसकी इज्जत इतनी ज्यादा है, जिसको सबवर्ट करने पे, एब्रोगेट करने पे सजाए मौत का जुर्म है। और दूसरी तरफ अगर आपने ये ना रोका, इससे क्या होगा कि कोई एक आम फर्द भी जो जुड़ा हुआ है इससे, वो इससे बिखर जाएगा। जब वो बिखरेगा तो ये मुल्क के लिए बड़ा नुकसानदेह है। इस वक्त भी पूरी दुनिया के अंदर एक मजाक उड़ रहा है, बाखुदा शर्म से अपना डूब मरना चाहिए इन लोगों को कि इन्होंने खिलवाड़ बना दिया है। लोग सवाल करते हैं कि आपकी पार्लियामान कहाँ है, आपका आइन कहाँ है? आप ये जो करने जा रहे हैं, ये तो जो लफ्ज गॉड फादर या सिटीजन माफिया उस वक्त कहते आपको नजर नहीं आ रहा, ये फिट हो रहे हैं। यानी ये जिसकी लाठी उसकी भैंस का प्रिंसिपल लगाने जा रहे हैं और यही सोचना है हमारे उन तमाम इदारे को जो कंसर्न इदारे हैं। मैं बड़े अदब से अर्ज करता हूं। अदर साहब, आप एक आईनी माहिर भी हैं और आपने वकला बहाली में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। क्या वजह है नून लीग पहले सजाद अली शाह साहब पर हमला किया, वो भी साबिक चीफ जस्टिस थे, फिर साकब निसार पर आज भी प्राइम मिनिस्टर बड़े सख्त सीख पा है, आसफ सईद खोसा साहब पर है, उमर अताब बंदयाल है, 4 मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहबान पर तो हैं। क्या वजह नून लीग क्यों नहीं मुतमिन होती अदलिया से? तो साकिब निसार साहब के बारे में भी एक पंडोरा बॉक्स खोला जा रहा है कि जी वो छुट्टियों में भी काम करते थे, एलिगेशन क्या है उन पे, तो इस पे क्या कहते हैं आप? अच्छा आरफ हमीद भट्टी साहब, जो कि आप तो लॉयर्स मूवमेंट में गवाह हैं, लॉयर्स मूवमेंट में 2 एजेंडे थे। एक तो जनरल परवेज मुशर्रफ को आउट करना था और एक पसंद के जजेस इनके भर्ती होने थे। मैं कोई पॉलिटिकल जजेस है बहुत, मैं नाम भी कहेंगे, मैं गिनवा भी दूंगा आपको। वो जजेस ऐसे लाए गए और आपको ये भी पता है
कि पीपल्स पार्टी ने जब जजेस तैनात किए वो निकाल दिए गया जहाज ट्रस्ट की शक्ल में, आरव भट्टी के केस की किसी शक्ल के अंदर। और जब इन्होंने जजेस तैनात किए, इनके जजेस वहां पर मौजूद रहे हैं। और आपको पता है मरियम खुद कहती है कि जो जैसे जब 2 मेंबर बेंच का फैसला आया तो कहा कि हमारे बयानिए की जीत है। और इन्होंने एक जो तरीका है वतीरा जो बनाया हुआ है, वो वतीरा कोई पाकिस्तान की बका या पाकिस्तान की सलामती के लिए नहीं है। इससे नुकसान क्या हो रहा है? इससे नुकसान हो रहा है इकाइयां जो हैं, हमारे आईने पाकिस्तान की जो इकाइयां वो बड़ी बुरी तरह से मुतासर हो रही हैं। और इसीलिए हम तो तैयारी किए बैठे हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमने की, वोकला जो प्रोफेशनल वोकला है, और हमने कहा है कि चीफ जस्टिस और अदालतें हमारी रेड लाइन है, हम बैठेंगे नहीं। अभी पहली तारीख तो चले, जो एजेंडे थे वो नवाज शरीफ वगैरह ने फायदे ले लिए, एहतजाज ने सारा कुछ बता दिया, लेकिन दूसरी तरफ हम लोग सब एक आखिरी सवाल, एक तो इफ्तिखार चोइस सब बड़े सरगर्म है और कुछ एक खास चैम्बर की भी बातें हो रही हैं। क्या आप समझते हैं ये सारी चीजें आइन अगर नहीं तो फिर तो मुल्क में कुछ नहीं रहता? अगर इन केस खुदा ना खास्ता 14 को इलेक्शन नहीं होते तो फिर अपने मुल्क में आप आइन को कहां देखते हैं? देखिए मैं तो फिर इसमें अनारकी देख रहा हूँ। मैं अल्लाह मेरे मुंह में खा के बात करता हूँ, ये तो चीजें बिखरे हुए देख रहा हूँ, बिखरी हुई कौम के असरात देख रहा हूँ कि वो जो बदमाशियां है, वो लोग जो जालिम सियासतदान है, वो इस मुल्क के साथ ऐसा एक खिलवाड़ करने जा रहे हैं। जो आइन के पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रोविजन, इतना खूबसूरत आइन है, हर चीज सामने रखी हुई है और कोई जवाब नहीं है। यानी पैसे पहले कहते रहे नहीं है, स्टेट बैंक 1392 अरब रुपया निकल आया, आज आप कह रहे हैं फोर्स नहीं है, कच्चे में आपको आज ऑपरेशन याद आ गया है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें, आपने एक दिन के लिए फोर्स, सिर्फ एक दिन के लिए, तकलीफ इस बात की है कि एक दिन के लिए फोर्स करनी है। और जब सेक्रेटरी डिफेंस से पूछा गया तो उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेज का भी कहा था, उन्होंने रिजर्व फोर्स का भी कहा था। ना से ही आप, तो ये कौन सा मुश्किल है? आप सिविल डिफेंस से आपने कभी करने नहीं दिया, आपकी नेचर होनी चाहिए, कौम खुद आगे बढ़ेगी आपका और जाएगी। और देखिए आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि अब के जिस तरह चार्ज माहौल है, मुझे लगता है कि बैलेट बॉक्स की और पोलिंग की हिफाजत अवाम शायद खुद भी करें। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। भट्टी साहब उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, मगर उन्हीं की बात से उठा के मैं एक सवाल लेके आता हूँ। वो एनआरकी की बात कर रहे हैं, तवाइफुल मुलूकी की बात कर रहे हैं। ये जो रवैया है ना, खेडांगे ना खेडन देंगे, असी खेडांगे वरना ना असी खेडन देंगे, तो इसकी ये क्या माइंडसेट कैसे डेवलप हुआ? काजी साहब देखे, नंबर एक बात, ये जो हुकूमती वुज़रा या पीडीएम के लोग नून लीग के कहते हैं ये कहाँ लिखा हुआ है 90 दिन के अंदर नहीं हुए तो क्या क़यामत आ गई। तो अगर 90 दिन नहीं गुजर गए हो गया तो 90 दिन में इलेक्शन कराना तो मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी थी, नाअहली तो तुम्हारी है। आपकी नाअहली मौजूदा पीडीएम हुकूमत की वजह से हाई कोर्ट में जाना पड़ा, पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। अगर आप ये पूरी जिम्मेदारी अदा कर देते, 90 दिन में इलेक्शन करा देते, तो अदालतों को बीच में ना लाना पड़ता। अब आप कह रहे हैं हम अदालतों के कामों में इंटरफेरेंस करेंगे। एतजाज अहसन साहब कहते हैं अगर 14 मई को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के मुताबिक इलेक्शन नहीं हुए तो समझे मुल्क में आइन खत्म हो गया, मुल्क में कानून खत्म हो गया, मुल्क फिर। तो भट्टी साहब अभी जो बात बैठ के हम एक जगह अफ्तारी पे कर भी रहे थे कि इसका मतलब है इलेक्शन तो होने जरूरी हैं, मगर इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन जो है उसको दो पे लगा दिया। देखिए काजी साहब, इसमें ये तो अब इलेक्शन से भी बड़ा हमारे साथ हाथ होने लगा है। काजी साहब, इलेक्शन अब जो मुस्लिम लीग है, पीपल पार्टी नहीं है, अब आइन बचाना है, आपने मुल्क बचाना है। जिस मुल्क में आइन नहीं बचता वो मुल्क नहीं बचता। काजी साहब, कोई भी वतन शख्सियात से ज़्यादा अहम होता है। शख्सियात उस वक्त तक अहम होती हैं जब तक आइन और कानून के दायरे में रह के अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हैं। हम तो ये नहीं समझते, जब वो आइन तोड़ते हैं तो आइन शिकन कहलाते हैं। हम अभी मैं एक और मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और अब तो मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवार्ट ही कहूँगा मैं, जावेद लतीफ़ साहब कुछ फरमा रहे हैं कि मुस्लिम लीग पर इल्जाम है कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया। अगर 3-4 गमलों को टूटना सुप्रीम कोर्ट पर हमला है तो फिर आज बताया जाए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट पर ज़मान पार्क के दहशतगर्द ने कितनी दफा हमला किया और कितनी दफा FIR हुई।
अब दो बातें हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट और दूसरा जमान पार्क पे जो हुआ भट्टी साहब, तो ये क्या ये दो कमले टूटे थे, जज साहब को भागना पड़ा, क्या हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने 5-7 गुंडे भेज दिए लाहौर से, तो हमला तो नहीं हुआ। हमला किवें होंदा है, बम मार दिए। मैं जहर को शहद का नाम नहीं दे सकता, किसी की कम अकली कर मातम कर सकता हूँ। मोहतरम वजीर साहब को इतना भी इलम नहीं, 2 गमले नहीं टूटे थे, लाहौर से वैगनें भर के गई थी, पंजाब हाउस से लाठ बरादर जुलूस गए थे। जज साहबान ने अपने आप को बचाने के लिए, महफूज करने के लिए अपनी जानें बचाई थी। बकायदा लाठियों से हमला हुआ था जजों पर। यार अकल के अंधों को ये समझ नहीं आ रही तारीख नहीं, हमला तो तब होता है ना, कोई बम मार दिए अंदर, की करिए डिवाइस आईईडी ला दी अंदर। खुदा का वास्ता इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भाई, अगर ये सुप्रीम कोर्ट अगर आप कह रहे हैं कि जजों पे लाहौर से गुंडे भेज के हमला कराना, लाठियां बरसाना, ईंटें मारना और जज चैम्बर छोड़कर चले गए, वो हमला नहीं है। कल जो फिर इस मुल्क में ना एटम बम भी मरवा एतजाज है सिर्फ सब जो कल बात की थी। सपोज मैं तो बहुत मामूली आदमी हूँ, ये जज साहब की सीट है, यहाँ पे अगर जूते पहन के कुछ चढ़ा है तो उसके मतलब हमला हुआ है, ये जवेद लतीफ साहब कह रहे हैं। कादी साहब बदकिस्मती है, ये सिस्टम के लाडले हैं, बार बार तौहीन अदालत की जा रही है। और मैं हैरान हूँ कि उमर अताब बंदयाल साहब, एजाजुल एहसन साहब और मुनीब अख्तर साहब, कितनी हिम्मत, बड़ी कितना बात, तहम्मुल है, अनबिलीवेबल है। इन सियासतदानों को भी आंच नहीं आई तो इन्होंने आइन शिकनी की भी मुबैना कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट पर हमला भी कर दिया। नहीं जी, वो 2 गमले टूटे थे, फिर क्या हुआ? कादी साहब 2 गमले, वैसे वो हमारी बहन जो क्या नाम है बुखारी साहबा, मैं और बुखारी साहब के प्रोग्राम में वो पड़ी हुई है, जिसमें सजाद अली शाह साहब को क्या क्या ऑफर की गई थी, जो मजीद निज़ामी साहब मरहूम की मौजूदगी में बकौल उनके कि जब हमारे केस छोड़ दें तो आप ओहदे देंगे, कुछ और कहा है उन्होंने। उसके बाद मैं सिर्फ एक बात बता दूं, जितनी चीफ जस्टिस मौजूदा पर दबाव हुआ है, ऑनरेबल मुज़ाहिर अली नकवी साहब पर, एजाजुल एहसन पर, कुछ मैं भी एक छोटा सा जर्नलिस्ट हूं, मैं कह दूं तो तूफान आ जाए, लेकिन अदलिया का बहुत बड़ा दिल है। मैं हैरान हूं कि मुल्क को आइन बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को दांव पे लगाया हुआ है। लेकिन कादी साहब, इस हुकूमत को चाहिए कि सरकारी अदारों को आपस में लड़ाने की बजाय ना, अदारों को कानून पर अमल दरामद का हुक्म सादर करे। ये कुछ और सुनाते हैं आपको जवेद लतीफ साहब मोहतरम। 2023 के इलेक्शन अगर नवाज शरीफ के बगैर हुए तो पाकिस्तान के अंदर एक खूनी लकीर ऐसी खींच दी जाएगी जो दोबारा मिटाने से भी नहीं मिट सकेगी। अच्छा, किसकी खूनी लकीर? ये अदालतों को कह रहे हैं। वैसे तो हमें पहले भी धमकी सुनते रहे, आपने यहाँ रहना है, आपके बच्चों ने भी रहना है, तो अब जवेद नजर में ये वजीराबाद वाली खून की लकीर तो नहीं थी। वादी नजर में जेल साहब सीधा अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं। अब उसकी वजह देता हूं, नवाज शरीफ साहब को नहल या सजा किसी सियासी जमात ने नहीं दी, अदलिया ने दी है, सुप्रीम कोर्ट ने और नैब कोर्ट ने। तो भाई वो मुल्क से भागे हुए आए, अपील करें। इस तरह तो आप, मैं हैरान हूं, बागी हो चुके हो पाकिस्तान के। ये बातें तो अल्ताफ सहन करता था तो उस पर गद्दारी के मुकदमे लग जाते थे, अगर ये करे तो इन्हें हर किस्म का रिलीफ है। कादी साहब क्या वजह है, नून लीग से इतने अदारे खौफजदा क्यों है? मुझे आज में मेरी रहनुमाई फरमाए। ये जो अल्फाज सुप्रीम कोर्ट के हमले को कहते हैं अगर नवाज शरीफ के बगैर, तो भाई नवाज शरीफ को मैंने और आपने तो नहीं रोका, ब्रेक है, फिर मजीद कानूनी बात पर हम बात करेंगे, मगर सवाल दिया उसका सिर्फ एक ही जवाब है। तारीख को हुक्मरान अपनी समत में मोड़ने के लिए जो जनरल ज़ियाद साहब ने किया था, उसका खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। अब आप और हमें इंशाल्लाह हम निकलेंगे इससे, मगर ये जो हुआ है इससे अगर सबक सीख लिया तो निकल पाएंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और मजीद कानूनी मामलात पे बात करेंगे। मजीद माहिर भी हमारे साथ होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मुमताज़ कानूनदान और सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। ज़ुबैरी साहब, यूँ लगता है कि एक बार फिर हमें जो हमारी लीगल फ्रेटर्निटी है उसकी जो भारी अक्सरियत है वो हमें मोबिलाइज नज़र आ रही है या हो चुकी है, और कुछ उम्मीदें भी शायद उन्हीं से बंधी हैं
जिस तरीके से ऑन स्लॉट आ रहा है हमारे इदारों पे, आप इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं और आपका रिजॉल्व क्या है इस सिलसिले में? आपके बाद मुझे लगता है शायद मेरा जी ज़ुबैरी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अब आ रही है बात। मैं दोबारा सवाल दोहराई देता हूं ज़ुबैरी साहब। ज़ुबैरी साहब, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि यानी हम एक बार फिर देख रहे हैं कि लीगल फ्रेटर्निटी की बड़ी भारी अक्सरियत जो है वो आइन की अमलदारी और कानून के लिए मुतहरक हो चुकी है, जो कि बहुत बड़ी उम्मीद है इस कौम के लिए। तो आप क्या समझते हैं, एक तो एज ए लीडर ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट बार, आपका रिजॉल्व क्या है और आप क्या समझते हैं और आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं कि इसमें फतह आइन की होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी। देखिए, इंशाल्लाह फ़तह आइन की ही होगी, क्योंकि आइन है तो हम लोग, ये रियासत है। अगर आइन टूट जाएगा तो ये रियासत भी ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए, इसके बहुत ज़रूरी है कि आइन रहे और हम सब उसके ताबे रहें। तो सुप्रीम कोर्ट हो गए, कोर्ट्स हो गए, मुकन्नना हो गई, एग्जेक्टिव हो गया, सबको उसके नीचे ताबे रहना चाहिए। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे बिल्कुल हम मोबिलाइज्ड हैं, बुकला मोबिलाइज्ड हैं अपने कानून, रूल ऑफ लॉ के लिए, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इंटेग्रिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के लिए। और इस पे कोई हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, कोई हमारा वो नहीं है। सिर्फ हमारा एक ही मुतालबा है और वो ये है कि आइन की पासदारी हो और जो हुक्म अदालत करे उस पर अमल किया जाए, अमल होना चाहिए। उसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि कोर्ट्स जब तक हमारे चलते रहेंगे ये रियासत कायम है। कि जिस दिन अदालतें नाकाम करना छोड़ दिया तो और इंसाफ देना बंद कर दिया तो फिर ये रियासत का बचना बहुत मुश्किल होगा। तो मेरी दरख्वास्त आपके इतने चैनल से यही है, कि लोगों से यही है कि आपस में आएँ, बैठे, मुशावरत करें और देखें कि कानून का किस तरह से आप उसके हुक्म की ताबे करें, हुक्म को माने। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं या हाई कोर्ट के ऑर्डर्स, उनको आप पाबंद हैं उसके ऊपर उसको मानने के। अगर आप नहीं करते तो ये आप ना सिर्फ आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे, लेकिन आइन शिकनी के उसमें भी चले जाएगी, मुतरादिफ हो जाएगा। क्योंकि देखिए, यहाँ एक लीगल, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि जो इलेक्शन होने वो 90 दिन में होने। हाँ, अगर आपके अंदर कोई इशू है कि आप चाहते हैं कि इलेक्शन एक दिन ही हो, आपस में बैठ के मुशावरत करें, मुशावरत आप कर लीजिए, तो इंशाल्लाह फिर कोर्ट में एप्लीकेशन दें। इशूज़ होंगे, सिक्योरिटी इशूज़ होंगे, जो भी इशूज़ होते हैं, आप लोग आपस में बैठ के बात करें और जब ये तय हो जाए तो कोर्ट में जाके एप्लीकेशन के हम इस नतीजे में पहुँचें, आप हमारी मुआवनत करें। आई एम श्योर इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को सामने रखते हुए इस रियासत के लिए अपना रोल अदा करेगा। नहीं, आबिद साहब, आप फरमा रहे हैं कि ठीक फरमा रहे हैं, आपका सिर्फ सिंपल है, जो आइन कहता है वो करे, जो सुप्रीम कोर्ट है हुक्म उसमें अमल दरामद किया जाए। अगर ये हुकूमत इतनी अच्छी होती जो कानून कहता है, तो कानून में लिखा है कि अगर असम्बलियाँ तलील होती है 90 दिन में इलेक्शन हो, इन्होंने नहीं माना उसको, इसीलिए हाई कोर्ट को कहना पड़ा, जज साहब को, फिर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा। अब वजीर दाखिला कहते हैं जो करना है कर लो, हमने इलेक्शन 14 मई को नहीं मानने। 3 नुकरी बेंच का वजीर कानून भी यही फरमाते हैं। तो ऐसे में तो नज़र ही नहीं आता कि वो आज तो रिपोर्ट भी जमा करा दी है, ना हमें पैसे दिए गए हैं, ना सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है, बादियुल नज़र में इलेक्शन तो 14 मई को होते हुए नज़र नहीं आते। तो फिर आइन कहाँ जाएगा जिसकी हुक्मरानी की आप जदोजहद कर रहे हैं? देखिए, फिर वो आइन अपना खुद ही एक तरीक़ाकार मुरतब कर देगा। कोर्ट का ऑर्डर है, उसको मानना ना मानना मैं समझता हूँ बहुत ख़तरे की बात है। अगर ये वज़ीर दाखिला ने ये बात की है और वज़ीर कानून ने ये बात की है, तो देखिए फिर कोर्ट अपने तरीके से करेगी, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू करे, जो भी करे। कोर्ट को अपने ऑर्डर मनवाना आते हैं और इनको मानना पड़ेगा। ये आसान होता है कहना, और ये तकारीर जो करते हैं और कहते हैं हम पे हम पाबंद नहीं है इसके। आप देखेंगे इंशाअल्लाह बड़े बड़े लोग गुजरे जिन्होंने ये बात कही, लेकिन आइन के आप ताबे होते हैं। सिर्फ वही लोग नहीं करते जो आइन को तोड़ते हैं, और आइन को तोड़ने के आप जानते हैं सज़ा क्या है, क्या उसमें कौन सा आर्टिकल लगता है। अगर ये आइन के तोड़ने के ज़िम्मे पे आ रहे हैं तो ठीक है, फिर इनके खिलाफ उसके तहत भी कार्रवाई होगी। अच्छा, आबिद भाई साहब, ये रहनुमाई फरमाएं, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहबान ने सेक्रेटरी डिफेंस को बुलाया, स्टेट बैंक के गवर्नर साहब को बुलाया, सेक्रेटरी फिनांस को बनाया, उन तीनों ने जाकर रिफ्यूज़ कर दिया, जी हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं दे सकते। तो अब सुप्रीम कोर्ट इसके लिए किसको तलब कर सकती है? चीफ एग्जीक्यूटिव तो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, क्या उनको बुलाया जा सकता है?
बिल्कुल बुलाया जा सकता है। कोई चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो आइन से बड़े तो नहीं हुए इस मुल्क के, और उनका आइन को देखिए, आइन इस वक्त वो सबसे बड़ी भारी जिम्मेदारी तो उन्हीं पे है, चीफ एग्जीक्यूटिव पे, क्योंकि देखिए वो वजीर आज़म है, वही उनका उनको जिम्मेदारी है कि वो आइन के पाबंद रहें। अपनी अना का मसला किसी को नहीं बनाना चाहिए। कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया, वो चाहे 3 मेंबर की बेंच हो या 10 मेंबर बेंच हो, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है, और उनको चाहिए उसको माने। अगर नहीं मानेंगे तो कोर्ट उनके खिलाफ, उनकी काबीना खिलाफ और सारी हुकूमत के खिलाफ भी एक्शन ले सकती है। जी अच्छा, मैं एक और हवाले से 2 सवाल आपसे पूछूंगा। लीगल रैंगलिंग्स होती हैं पूरी दुनिया में, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी होते हैं। तो बैरी साहब, आप अपने तजर्बे की रोशनी में बताएं, ये क्या फ्रेजियालॉजी है, ये डिक्शन क्या है? बुग़्ज़ से भरे हुए, हम खून की लकीर खींच देंगे, तुमने इस मुल्क में रहना है, तुम्हारे बच्चों ने भी इस मुल्क में रहना है। ये किसी 3rd क्लास फिल्म के या कोई 2-3 नंबर के गुंडों की लड़ाई की माबैन गुफ्तगू का डिक्शन तो हो सकती है। हाउ डू यू लुक एट इट? व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे आर? बड़े अफसोस की बात है, अगर जो लोग हुकूमत में हैं और वो इस वक्त हुकूमत चला रहे हैं, अगर वो इस तरह की बातें करें तो फिर आइन और कानून की क्या पासदारी रह जाएगी? क्योंकि उनका तो काम है अगर आइन को और कानून को इन्फोर्स करना। अगर वो ये नहीं करने में नाकाम होंगे और लोगों को इस तरह से धमकियां देंगे तो फिर इंशाल्लाह फिर देख लेंगे, फिर कोर्ट अपनी तरह से अपना एक्शन लेगी और जो उनको लेना होगा उसके और ये जो कल की एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है हमारे 2 बड़ों की, उसको क्या वो इसी तनाजुर में देखें, ये जो डिस्प्यूट है जो गवर्नमेंट का और अपोजिशन का, या वो एक वाइडर स्पेक्ट्रम में हुई है आपके ख्याल में? सर मुझे नहीं मालूम किसकी ये जो कल ISI के चीफ जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से मिले हैं और 1-2 और भी एजेंसीज के लोग, और इस तीनों मुअज़्ज़ज़ जज साहब भी थे, इस हवाले से खबरें आई, एक मुलाकात भी हुई है। अगर हुई है, देखिए लोगों को मिलना, अगर हमारी देखिए हमारे बहुत मोहतरम लोग हैं, हमारी फ़ौज के लोग हैं, बड़े मोहतरम हैं, अगर वो मिले नेचुरली उन्होंने कोई बात बताई होगी चीफ जस्टिस साहब को जाके सिक्योरिटी के मामले पे, और आई एम श्योर क्योंकि वो भी आइन के अंदर ही काम करते हैं तो वो भी जानते हैं कि कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसके तहत इलेक्शन कराने हैं, और वो इलेक्शन एक पंजाब में तो 14 तारीख उसमें दी हुई है, तो आई एम श्योर ये बात भी हुई होगी वहाँ, और उसकी सिक्योरिटी के लिहाज से कोई बात हुई होगी। हो सकता है जब जिसकी तरफ मैंने भी निशानदेही की है कि अगर इस तरह के इश्यूज़ हैं तो कोर्ट के सामने रखे जाएं। और ये आपको याद होगा जब पहली दफ़ा केस चल रहा था सुओ मोटो और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की और स्पीकर्स की पटिशन, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने और सुप्रीम कोर्ट के जो मोहतरम जज साहबान थे, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो वकला थे उनसे कहा कि जाके अपनी लीडरशिप से मशावरत करें, उनको बताएं कि किस तरह से इस मामले का हल किया जाए। वो उठ के चले गए, वापस आए तो इन्हीं वकला ने आके कहा कि हमारी लीडरशिप ने कहा आप केस चलाएं, इसके बाद केस चला। वरना उस वक्त भी अगर ये आगे कह देते कि हम बैठने को तैयार हैं और इस तरह से हम इस मामले का हल निकालने के लिए तैयार हैं, हो सकता है बात यहाँ तक ना पहुँचती, सुप्रीम कोर्ट और जजों की इस तरह से तजलील नहीं की जाती पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर। और देखिए मैं जो भी कहूँ, हम सुप्रीम कोर्ट बार एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है इस मुल्क की, बाकी एसोसिएशंस हैं, हम सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के साथ खड़े हैं। वही जो आपने लाल लाइन की बात की, हमारी रेड लाइन है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटेग्रिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा सर एक बात फरमाइए, थोड़ी रहनुमाई फरमाए, जो हमने आज तक दर्जनों इलेक्शन हुए, कभी पैसे की वजह से इलेक्शन रुकते हुए नहीं देखे, कभी सिक्योरिटी की वजह से नहीं हुए, मोहतरमा शहीद हो गई वो भी चंद दिनों के लिए, लेकिन जो हुकूमत एक सूबे का इलेक्शन नहीं करा सकती और जवाब ये देती है पैसे नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, तो मुल्क भर में कैसे करा सकेंगे? क्या कोई नीयत में खराबी लगती है या क्या बादुल नजर में क्या महसूस कर रहे हैं कि एक सूबे के इलेक्शन नहीं हो रहे? मैं तो यही समझ रहा हूँ, देखिए सारा मैं समझता हूँ जो सारी मुश्किल है वो ये है कि ये हुकूमत है और जो लोग हैं यहाँ, वो ये नहीं चाहते कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पहले इलेक्शन हो, वो चाहते हैं इलेक्शन एक ही दिन हो, नेशनल असम्बली के भी और प्रोविंशियल असम्बलीज़ के। इशू ये है, अब उसके लिए वो जो मुख्तलिफ इशू बातें उठा रहे हैं कि जिस सिक्योरिटी का इशू है, पैसे नहीं है। पैसे क्यों नहीं है? 21 अरब रुपए जहाँ आपका
1500 अरब का आउटले है पूरा, उसमें 21 अरब तो कोई बड़ी रकम नहीं है और ये अवेलेबल है, वो अभी दें, बाद में उसकी सप्लीमेंट्री ग्रांट में वो करते रहे जो उनका तरीक़ाकार है। ये कहना कि पैसे नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के हुक्म को ना मानने की बात है, और कोर्ट अपना एक्शन, अपनी जो भी कोर्ट समझेगी आज की रिपोर्ट के बाद, फिर अपना वो कोर्ट अपने ऑर्डर्स पास करेगी। साहब थैंक यू वेरी मच फॉर एनलाइटनिंग अस, और उम्मीद भी दिलाई इन्होंने कि यहाँ पे इंशाल्लाह कानून की अमलदारी होगी, क्योंकि अगर कानून की अमलदारी भट्टी साहब ना रहे तो फिर तो ना मैं महफूज हूँ, ना आप महफूज हैं, ना कोई और महफूज है। साहब आइन तो ये कहता है, आवाम तो ये कहती है कि इलेक्शन हो, टाइम पे हो, जो मर्जी पाए तरीके इंसाफ जीते, मुस्लिम लीग नून जीते, लेकिन मैंने तो जिंदगी में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद ना करते हुए किसी को नहीं देखा। ये क्रेडिट इनको जाता है। अब ये इलेक्शन नहीं कराते, फर्दर क्या होगा, लेकिन उस दिन के बाद पाकिस्तान की जेलें खुल जाएंगी, सब मुल्ज़म बाहर आज़ाद आ जाएंगे। वो कहेंगे जिस जज ने हमें फैसला दिया हम उस बेंच को ही नहीं मानते, हमारी मर्जी का बेंच, उसके बच्चों ने यहाँ रहना है, तो बच्चों ने जिस तरह कहा गया था ना, याद आपको। तो आपकी हुकूमत तो बरमला भाई, अगर आप चाहते हो पूरे मुल्क में हो तो असम्बली तहलील करो, एक दिन करा दो, 100 दफा करा दो, भट्टी साहब एक सवाल और है, करा दो। मैं थोड़ा क्योंकि वक्त का मैं ज़्यादा आपसे बात पूछना चाहता हूँ। ना हमारे हाथों से अदलिया महफूज है, ना हमारे हाथों से जो फौज है वो है। अब जरा सुनिए मौलाना फजल रहमान साहब क्या कह रहे हैं। ये इनकी बात से तो मैं ये तो बात या इनकी हद तक तो ठीक है कि तनाव नहीं होना चाहिए, तनाव तो लेकिन जो पहले बात काजी साहब, नंबर एक माफ़ी चाहता हूँ, किसी भी इदारे में दो शख्सियात में तनाव नहीं होना चाहिए, मोहब्बत प्यार खलूस, तो अच्छी बात की तार साहब। लेकिन आर्मी चीफ का ये काम नहीं है जज तैनात करवाना। मैं आपसे इख्तलाफ करता हूँ, आप अजीब आदमी। आर्मी चीफ साहब की एक जिम्मेदारी है पूरे मुल्क की हिफाजत, ये इल्जाम है ना, इसको आप कैसे करेंगे प्रूफ? उसका जवाब अदालत में प्रूफ करें, उसका मैं जवाब दे, मैं क्यों करूंगा, मैं नजर दिए। दूसरा, मौलाना फजल रहमान पीडीएम के चेयरमैन है, पीडीएम के इस वक्त जो हुकूमत है, उन्होंने वाशगाफ इल्ज़ाम लगाया है कि जब हम धरना देकर गए, कमर जवेद बाजवा साहब की गारंटी पर फैज़ हमीद साहब ने हमारे साथ बारगेनिंग की, इमरान खान की हुकूमत गिरा देंगे, इनके साथ अकरम दुरानी और तला महमूद और उनके साथ शुजात परवेज़ थे, और इमरान खान की हुकूमत ख़त्म कर देंगे, नए इलेक्शन की भी डेट दी। एक तो मौलाना साहब आप किस कैपेसिटी में DGIA से या आर्मी चीफ से मिले भाई, उनके पास क्या मैंडेट है इलेक्शन? वहां पे नो कॉन्फिडेंस होना था उनके साथ। ना इनकी जमहूरियत पसंदी तो इधर आ गई सामने, एक्सपोज हो गए, जमहूरियत पाँव में पकड़ते हो अदली उनको, वो बेचारे मुल्क की हिफाजत करते हैं, जाके पाँव पकड़ते हो हमें बचाओ, बारी ना दे तो ठीक है। दूसरा, इनका जो इल्ज़ाम है मैं समझता हूँ संगीन है। मौजूदा आर्मी चीफ इसकी इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं क्या? मौलाना फजल महमूद साहब ने पाकिस्तान के अदारों को बदनाम करने के लिए बेला, यही तो कह रहा हूं कि खुदा जो बच गया अब उसको बचा लो। अभी जरदारी साहब को सुनिए, वो क्या इन्वेस्टिगेशन करें ना, कहीं एक तो रोक लें यार। ये यार इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो हम इनसे भी तो कानून पूछेगा। आप किस कैपेसिटी में जाके उनसे बात कर रहे थे? आप जमहूरी हैं, आप अवाम से वोट लें, जाके असेंबली में इलेक्शन जीते और बन जाए। तो आपकी पीपल्स पार्टी बड़ी जमहूरियत पसंद नून है, तो वो इनसे पूछना मौलाना साहब, अवाम का वोटों का फैसला इलेक्शन का तो अवाम करते हैं, आप फौज के पास क्या लेने गए थे? ये हुक्मरान तबका अपने दस्तरखान पे बैठ के हमारी जिंदगियों के फैसले करते हैं, आप तो हमें ये बाबर करवा रहे हैं। सुनिए जरा आसिफ अली जरदारी मोहतरम साबिक प्रेसिडेंट क्या फरमा रहे हैं। भट्टी साहब ये क्या पगड़ियां उछल रही हैं? देखिए, क्या चौक में गंदे कपड़े धोए जा रहे हैं? पहले पता था कि खालिद मक्सी को और नवाज जरदारी साहब को कमर जवेद बाजवा ने कहा माशरा लगा दूँ, इसका मतलब है वो जर्नलिस्टों को खबर है, वो कहते हैं हाँ मैंने कहा था लगा दो। तो ये मुल्क तो फिर इसका तो अल्लाह ही आफत है। अगर आपने मुल्क आइन कानून और इंसाफ की बजाय चंद शख्सियात की अना पर उनकी ज़िंदगी के मकासद के लिए चलाना है, तो फिर कायदे आदम का पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा पाकिस्तान नहीं है, चंद अशराफिया। देखिए अगर तो फिर तो बात ठीक है ना भट्टी साहब, अगर इस तरह यहाँ चीज़ें ऐसे तय होनी है तो इसमें फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमला जो हुआ था वो भी छोटी सी बात है। सुप्रीम कोर्ट बंद कर देना। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं माननी, इलेक्शन के लिए आप DGIA से बकौल इनके, खुदा ना खास्ता ये इल्ज़ाम मैं नहीं लगा रहा,
वो कह रहे हैं हमें उसने गारंटी बटी साहब ये कोई हम चीफ्टेन बन जाएंगे या कोई कबायली निज़ाम आ रहा है यहाँ पे, ये रियासत को कबायली निज़ाम के भी कोई याद रख लें, कोई कायदे कानून होते हैं, ये उससे भी गुजर नहीं, उसमें ताकत एक फर्द के पास होती है ना जो हेड बन जाए। मुझे काजी साहब बादी नजर में नहायत एहतराम से पीडीएम की एक ही कोशिश है, सिर्फ उनकी हुकूमत रहने दे, बेशक आइन रहे ना रहे, और मुल्क खुदा ना खास्ता। ये जरा सुनिए फवाद चौधरी साहब ने कुछ तजवीज़ रखी है कि उन्हें वादा किया गया था जनरल बाजवा साहब की तरफ से, जनरल फैज साहब की तरफ से धरने में कि वो इमरान खान का तख्ता उलट देंगे, यानी नए इलेक्शन की तरफ जो है वो जाएंगे। फजलुर रहमान की तरफ से ये इंकशाफ होना, और मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर तहकीकात की ज़रूरत है। इसके ऊपर अब एक फॉर्मल कमीशन बनना चाहिए, कौन कौन लोग जो थे वो उसमें मुलव्वस थे और उसके मुताबिक जो है वो आगे चला जाए। तो ये तो एक तरह से इतराफ़ जुर्मी हो गया साहब। बात ये है कि फवाद चौधरी साहब ने ठीक कहा, क्या कल को गवर्नमेंट में आएंगे ये बनाएंगे? बनाना चाहिए ना। अगर आपने ये रवायात रोकनी है तो एक दफ़ा आपको बंद बांधना है बुराई के आगे, ला कानूनियत के आगे। जो अपने इख्तियार से तजावज़ करते हैं उन्हें रोकना है, वरना ये सिलसिला ता क़यामत नहीं रुकेगा और सिलसिला माफिया और गॉड फादर आप पर हुक्मरान रहेंगे। आइन की भी जब परवाह नहीं करेंगे आपके पॉलिटिकल। क्या फवाद चौधरी साहब ये बताएं, अगर इनकी हुकूमत आ जाती है ये करेंगे? बना लें। मुझे तो मुश्किल मौजूदा चले मरियम नवाज साहब बहुत ज़्यादा नाला थी इस्टेब्लिशमेंट से 2018 में, अब उनकी हुकूमत है। मौलाना फजलुर रहमान के बयान को लेके पीडीएम उनकी साथी है ना, तो शहबाज शरीफ से सुबह कमीशन बना दें। दूध का दूध हो सकता है मौलाना साहब बिल्कुल गलत बातें कर रहे हो, हकीकत से तल्लक ही ना हो। अगर सच है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, लेकिन काजी साहब याद रखें बुराई को फैलाने से बेहतरी नहीं आती, बुराई को ख़त्म करने से आती है। बटी साहब एक तो इलेक्शन के लिए हमारे पास फ़ंड नहीं है, मगर यहाँ पर बहुत से फ़ंड और भी जारी हो रहे हैं। ये पंजाब में अगर आप देखें तो आपके पास इसकी तफसील भी होगी, कोई पुलिस का फ़ंड भी बना दिया गया है, कुछ और बहुत सारे डिसीजन हो रहे हैं। तो लेकिन और दूसरी बात यह है कि अगर कानून को देखा जाए तो 90 दिन के बाद तो ये हुकूमतें वैसे ही ख़त्म हो जानी चाहिए। हाँ जी काजी साहब गुजारिश ये है, आप पीएसपीओ के घर देख लें, एक एक घर की रेनोवेशन पे करोड़ों रुपए लग रहे हैं, करोड़ों रुपए। सफाई के पैसे लिए नहीं लगेंगे। हुकूमत की, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है वफाकी हुकूमत। ये पैसों का इशू नहीं है, सिर्फ शिकस्त का इशू है कि इमरान खान आ जाए। इमरान खान आता नहीं आता मुझे नहीं पता उसका, मैं ये नहीं कह रहा इमरान खान जीत जाएगा, मुख्तलिफ सर्वे उसके हक में है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, हमने जितने भी आइन पढ़े, जितने भी आइनी माहिरीन आए, वो कहते हैं 90 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकती। 90 दिन तो हो गए हैं, तो फिर आजकल हुक्म किसका चल रहा है? ये ब्यूरोक्रेसी किसके आर्डर मान रही है? और काजी साहब कहीं तो इस मुल्क को बचा लो, और क्यों गिद्धों के आगे मुल्क रखा हुआ है? ना बदलिया बोल रही है इस पर, ना वफाकी हुकूमत बोल रही है, ना कोई और इदारे की जिम्मेदारी है कि जनाब 90 दिन के लिए आप देखें। जियाउल हक आया था 90 दिन के बाद में कानून साजी कराई थी, मुशर्रफ भी आया था। ये बटी साहब ये गैलप का सर्वे हम आपको नाज़रीन दिखा रहे हैं, जिसमें 91% लोग कहते हैं कि हम अपनी मैशत से बेजार हैं, तंग हैं, हमारा गुजारा नहीं हो रहा। और मैं आपको कुछ खबरें, मेरे पास बहुत सी खबरें आती हैं लेकिन हम इसमें लगे रहते हैं। कल गुजरावाला में एक टाइल फैक्ट्री के बाहर मजदूर बैठे हुए, 4 महीने से उन्हें तनख्वाह नहीं मिली। एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल मिल के बाहर वो तनख्वाह के बगैर लोग बैठे हुए हैं। दीज आर द रियल इशूज़, नो बॉडी इज़ टॉकिंग अबाउट देम। और ये गैलप का सर्वे बोल बोल के ये बता रहा है। और ये IMF से 4 टके आ गए, 2 पैसे दुबई ने दे दिए, और वो हमने खा पी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट में हज़म कर लेने हैं, और उसके बाद IMF के पैसे मैं और आप दूंगा। बटी साहब, काजी साहब जिस मुल्क में सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानता, कोई आइन नहीं मानता, आप इधर कह रहे हैं कि गरीबों को हक कौन देगा? तालीम, सेहत, ये सारी बेस। चलें हम मज़ीद खबरें कल देंगे इस ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी और हवालों से भी। लेकिन एक बात यह है कि इस मुल्क के अवाम को अपने लीडर अपनी सफ़ों से तराश के लाने पड़ेंगे, वरना ये तो अपने हिस्से पर ही लड़ते रहेंगे। इजाज़त दें, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।